अब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मंडल कमीशन बनाया गया और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। और उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो 1979 में दिसंबर दिसंबर में प्रस्तुत कर दिया। तो मान ले 1980 में प्रस्तुत कर दिया। कमीशन का नाम क्या था? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन। काम क्या था उनका? कि जो पूरे भारत में जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। तो जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो पूरे भारत में मोर देन मतलब टोटल जो संख्या थी वो 4,000 के आसपास थी। 4,000 जातियों के उनको के बारे में उन्होंने बताया कि ये बैकवर्ड क्लास हैं। और इनको कहा गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। अदर अदर किससे अदर? एससी एसटी से अदर है। तो उनकी जब जनसंख्या देखी गई तो उसी समय जनसंख्या जो है लगभग 50 टू 55% के लगभग थी। टोटल जनसंख्या का 55% ओबीसी में आ रहे थे। और समय के साथ राज्यों ने रिकमेंडेशन दिया और अपने अपने राज्य में और भी जनसंख्या को और भी कास्ट को ओबीसी में शामिल कर लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में आती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें वो अदर बैकवर्ड कास्ट में नहीं आते, वो जनरल में आते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश ने जाट कम्युनिटी को किस में डाल दिया? ओबीसी में। इसी तरह गुर्जर कम्युनिटी, इस तरह और भी कम्युनिटी। तो अलग अलग स्टेट में कुछ रिक्वायरमेंट भी थी स्टेट की और कुछ पॉलिटिक्स भी था, वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स थी। और इस तरह से देखते देखते बहुत बड़ी जनसंख्या ओबीसी में आ गई। अब इससे क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि जो सच में डिप्राइव थे, जो सच में क्लास सोशली और एजुकेशनली डिप्राइव थी, उसकी जगह फायदा किसको मिल गया? जो सच में डिप्राइव नहीं थे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे, जी। हेलो, हाँ सर। हाँ, जैसे अगर हम मोटे तौर पे देखें, हम जाट कम्युनिटी को ही लें। हमारे यहाँ तमाम स्टूडेंट जाट कम्युनिटी से आते हैं, बट उनको इसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। बात को समझें। हम जाट कम्युनिटी को ही लें तो इस कम्युनिटी में अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखें तो आम तौर पे ना तो सोशली और ना ही एजुकेशनली बैकवर्ड हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग हो सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़मीनें भी हैं बहुतों के पास और अच्छी खासी संख्या में ज़मीन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मेजॉरिटी ज़मीन जो है वो जाट कम्युनिटी के पास ही है। तो जब पॉलिटिक्स में इनको वोट बैंक की तरह देखा गया तो पूरी कम्युनिटी को इसमें डाल दिया गया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कम्युनिटी सच में डिप्राइव्ड है उसको उस तक लाभ नहीं पहुंचेंगे। ये समस्या है। तो ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। बट ओवरऑल बात समझ गए आप लोग? तो पॉइंट नंबर सेकंड पढ़िए। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion. 77th CAA with consequential seniority, 85th constitutional amendment to any class or classes of posts in the services under the state in favor of the SCs and STs which, in the opinion of the state, are not adequately represented in the services under the state. अभी ये जो आर्टिकल 16 का 4 का ए है, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे दिया हुआ है। तो मैं खाली इसको इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, पिछले 2 साल से स्टे है, ताकि आप मैटर को समझ लें। बाकी ये अभी ये फोर्स में नहीं है, मतलब ये अभी लागू नहीं है। ये क्या है, बात को समझें। ये पहली बात तो केवल एससी और एसटी पे लागू होता है। ये क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कह रहा है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब, अगर आप प्रैक्टिकली देखें थोड़ा सा, तो एससी और एसटी का रिजर्वेशन तो हमारे सरकारी नौकरियों में पहले दिन से ही है, जब से संविधान लागू है। तो यूपीएससी में भी होगा, है ही। तो यूपीएससी में एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व है, सीटें रिजर्व हैं एससी और एसटी क्लास के लिए। बट अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली देखें तो सिलेक्शन तो हो रहे हैं उतने परसेंटेज में, उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में रिजर्वेशन है, और पहले दिन से हो रहे हैं, 1950 से ही हो रहे हैं।
50 मतलब 51 में हुआ पहला एग्जाम, तो मतलब 50 से ही हो रहे हैं, 51 से हो रहे हैं, तो शुरू से ही हो रहे हैं कहने का मतलब। लेकिन आप इसका लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकली देखें, जो मैं आईएएस बना एक 21 22 23 साल की एज में, तो मेरा मेन पर्पस खाली ये नीचे का पोस्ट के लिए नहीं है। मैं इतनी कम एज में बना हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि मैं हाईएस्ट पोस्ट तक जाऊँ अपने सर्विसेज के। लेट से मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूँ, या मैं और दूसरे सेक्रेटरीट में को देखूँ, है ना। मेरी 40 42 45 साल की जॉब है, तो मुझे इतनी ऊंचे पोस्ट पे जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखें कि सिलेक्शन तो हो रहे हैं, बट सेक्रेटरीट के तौर पे देखें, ऊंची पोस्ट पे देखें, तो अगर हम देखें कि 120 हमारे सेक्रेटरी हैं टोटल अलग अलग उसमें, तो मुश्किल से 20 सेक्रेटरी होंगे या 22 सेक्रेटरी होंगे जो एससी और एसटी क्लास के होंगे। बाकी सब तथाकथित सो कॉल्ड जनरल क्लास के लोग होते हैं। मतलब सिलेक्शन तो हो रहा है, बट अपर पोस्ट तक बहुत कम एससी और एसटी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, तो उनका एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है तो ऊपर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब सिलेक्शन हो रहा है तो अब सबसे ऊपर पोस्ट भी उनके मिलने चाहिए, सेक्रेटरी बनने चाहिए। पर मैंने कहा कि 120 अगर हम सेक्रेटरी की बात करें, तो मोर देन 100 या 100 के आसपास सेक्रेटरी जो हैं वो कुछ फिक्स क्लास के हैं। आप अभी भी लिस्ट उठा के देखेंगे तो या तो साउथ का ब्राह्मण होगा या नॉर्थ का ब्राह्मण होगा, सुब्रमण्यम होगा, ये होगा, अपने यहाँ के तिवारी होंगे, अपने यहाँ के सिंह साहब होंगे, अपने आप के गुप्ता जी होंगे, अपने आप के श्रीवास्तव होंगे, अपने ये घूम फिर के ये 4 5 8 सरनेम के साथ, ये मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, ओके। तो ये घूम फिर के ये 4 5 10 सरनेम के साथ होंगे, और ये सरनेम मोटे तौर पर तथाकथित जो समाज में हम अपर कास्ट कहते हैं इससे आते हैं। तो ये केस ये उठाया खास तौर पे बासपा ने उठाया था। और बासपा के जो सुप्रीमो थे एक ज़माने में, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, कांसीराम। ठीक है, 1980 का मूवमेंट था, और उस मूवमेंट में बहुत सारी और बातें थी, और उसके साथ साथ ये भी था कि रिजर्वेशन मिलने के बावजूद पिछले 40 साल में, जो आज़ादी के 40 साल हो गए हैं, 30 40 साल में एक्चुअल में अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। और उसके पीछे रीजन क्या है कि यूपीएससी में भी प्रमोशन तो होता है फिक्स, यानी कि टर्म प्रमोशन है, बट एक लिमिट के बाद टर्म प्रमोशन रुक जाता है। और अपॉइंट होना, ये तो मंत्री अपॉइंट करता है एज ए सेक्रेटरी मुझे, मेरी योग्यता या उससे मेरी कंपेबिलिटी कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी मैच कर रही है। और आमतौर पर प्रैक्टिकली ये देखा गया। तो ये एक मूवमेंट था कांसीराम, और साउथ में भी कई और इस तरह के नेता थे। और जब बढ़त हुई क्या एक इस तरह की पार्टी के लोगों की, तो ये एक अमेंडमेंट था। हमें याद रखना है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे टर्म प्रमोशन है यूपीएससी में, टर्म यूपीएससी से जो सिलेक्ट होकर आप जा रहे हैं, तो मान लो तीसरे साल, फिर 5वें साल, फिर 7वें साल आपका प्रमोशन होना ही होना है। बट आप अगर एससी या एसटी कास्ट के हैं, तो 3 साल की जगह आपको 2 साल में प्रमोट कर दिया जाएगा। 5वें साल की जगह तीसरे या चौथे साल में भी प्रमोट हो, तो प्रमोशन की संख्या आपकी बढ़ा दी गई कंपेयर टू दूसरे। इससे क्या होगा, ऊंची पोस्ट पे भी लोग जा पाएंगे। आप मेरी बात समझे। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल पर अभी रोक लगा दी है। और रोक लगाने के भी पीछे लॉजिक है, हालांकि बहुत बवाल हुआ इसको रोक लगाने की वजह से, बट इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं लॉजिक समझाता हूँ। पहले आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। यस सर। तो इसमें आप लोग क्या समस्या देखते हैं, आप लोग जरा बताएं। अभी अभिनव तुम ही बताओ, अगर हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके पीछे हम देखें क्या लॉजिक है। आप बताइए, प्रमोशन में रिजर्वेशन से क्या नुकसान है, स्टे लगाने की क्या जरूरत है? सर मेरा ऐसा मानना है कि एंट्रेंस में तो चलो ठीक है, रिजर्वेशन कर दिया उनको सोशली अपलिफ्ट करने के लिए, बट जो प्रमोशन होता है सर, जैसे हम अपनी जॉब्स में भी देखते हैं, सभी जॉब्स में जो प्रमोशन होता है वो आपकी ईयरली कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जॉब मिल गई आपको, बट जॉब मिलने के बाद आपने 1 साल में कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर उस प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सर वो जो अपना परफॉर्मेंस है सर, वो 100% नहीं देंगे ईयरली परफॉर्मेंस में।
और उसकी वजह से सर ये एक पोस्ट ऐसी होती है मतलब यूपीएससी की जिससे डायरेक्टली इम्पेक्टेड पॉपुलेशन होती है। तो अगर रिजर्वेशन की वजह से अपना माइंड में रखे कि भाई हमारे पास रिजर्वेशन है प्रमोशन में और मेरा प्रमोशन तो होता रहेगा, सर कोई भी इंसान अपनी जो जिम्मेदारी है सर वो पूरी तरह नहीं निभाएगा। सर ये एक रीजन हो सकता है। ओके, कोई और बताना चाहे? साक्षी आप बताइए। साक्षी आप हैं अभी क्लास में? रत्ना आप बताइए, क्या प्रैक्टिकल समस्या देखती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो कुछ तो लॉजिक होगा। हेलो बताइए। हाँ बताइए। सर, जो मैं बताऊंगी जो एनएफ बंदा है, अगर रिजर्व वाले बंदे ले लेंगे उनकी सीट जो कि एनएफ कॉम्पिटेंट नहीं है और आगे बढ़ जाएंगे, और जो एनएफ कॉम्पिटेंट है वो पीछे ही रह जाएंगे। ये एक ड्रॉबैक ही है। ठीक है, कोई और बताना चाहे? हेलो सर, थोड़ा प्रैक्टिकल समस्या ये हो सकती है कि जैसे ये सर्विसेज अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो थोड़ा सा हायरार्की बेस्ड है, कि जिसमें जूनियरिटी सीनियरिटी का थोड़ा सा एक वो रहता है ट्रेडिशनली। और अगर एक सर्टेन क्लास को हम एक्सेलरेटेड प्रमोशन दे रहे हैं, तो जो ज्यादा सीनियर लोग हैं शायद उनको इस बात से इशू हो सकता है, और मतलब थोड़े से फ्रिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई मेरा बॉस आज है और इस सिस्टम की वजह से मैं शायद 10 साल बाद मैं उनका बॉस बन सकता हूँ, और वो शायद एक इशू हो सकता है उस सिस्टम को चला। ये एग्जैक्टली यही है कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ का एसपी हूँ, ठीक है, एसपी गाजियाबाद, ठीक है, और मुझसे कोई 2 3 4 साल जूनियर एक आईपीएस है, ठीक है, जो मेरे अंडर में या मेरे यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो भी आईपीएस है, मैं भी आईपीएस हूँ, बट मैं 4 या 5 साल सीनियर हूँ। तो मुझे बहुत सारे उसको काम देने होंगे जिसमें मैं हो सकता है कि मैं उससे अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद करूँ, और कई बार मैं उस पर अगर वो परफॉर्मेंस उस ढंग से नहीं कर रहा जिस ढंग से रिजल्ट आने चाहिए, तो मैं उस पर कई बार एक जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी करूँ, है ना, जो भी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन या जो मेरा जॉब अलाउ करता है, मैं उसके ऊपर वो कार्रवाई भी करूं ताकि वो प्रॉपर काम करे। ये पॉसिबल है या नहीं? फील्ड वर्क करने के लिए कई बार मुझे अपने जूनियर्स को क्या हम आम भाषा में कहें टाइट करना पड़ता है, यस और नो? जी सर। Yes, sir. लेकिन वो एससी या एसटी क्लास से आता है, मैं 5 साल जरूर सीनियर हूँ, पर आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, मेरा प्रमोशन तो मान लो हर 2 साल में हो रहा है, उसका मान लीजिए समझने के लिए हर 1 साल में हो रहा है, तो ये जो दूरी है 5 साल वाली, ये आने वाले 10 या 12 साल में पूरी हो जाएगी, और पता चला कि अब वो मेरा बॉस है, जो कि प्रैक्टिकली संभव है। तब क्या होगा? मगर मैं ये सोच के ही कि मेरा बॉस हो जाएगा कल को, मैं उसके साथ शायद मैं उस ढंग से काम ना कर पाऊँ जिस ढंग से मैं अदरवाइज करता। तो ये इफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी चोट पहुंचाता है, यस और नो? यस सर। और Yes, sir. दूसरी एक बात आपको ये भी समझनी है कि एक मेंटल प्रॉब्लम भी होती है कि हर चीज में कॉन्स्पिरेसी देख लेना। कुछ कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, या ज्यादातर लोग, या पहले की तुलना में 1980 की बात है, बहुत देर में पढ़ाई शुरू करते थे, उनकी पढ़ाई सही समय पे कराना जरूरी था, तो वो ग्रेजुएट ही बहुत देर में हुए। जब बहुत देर में ग्रेजुएट हुए तो यूपीएससी उन्होंने बहुत देर में क्लियर किया। जब उन्होंने बहुत हायर एज में यूपीएससी क्लियर किया तो ऊपर के पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते रिटायर हो गए। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। जब पूरा फाइंडिंग हर जगह पे कॉन्स्पिरेसी देखना कि कुछ कास्ट के लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी होती ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, बट हर जगह कॉन्स्पिरेसी देखना भी एक मेंटल प्रॉब्लम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। हर समस्या की जी जड़ सर। में को इस तरह देखना कि कौन मेरे साथ कोई षड्यंत्र ही हुआ है, और तो इससे क्या होगा कि रियल जो सिचुएशन है वो मिस हो जाएगी, रियल जो प्रॉब्लम थी वो उससे आप भटक जाएंगे। आपको समझना होगा कि आमतौर पे गांव देहात में आज भी शिक्षा कई बार काफ़ी देर से शुरू होती है, वो ग्रेजुएट होते होते ही वो स्टूडेंट काफ़ी एज का हो चुका होता है।
इसीलिए हमने उम्र में भी रिजर्वेशन दिया है। हमने अगर यूपीएससी की अगर आज की बात करें तो 32 ईयर रखा है जनरल के लिए, तो एससी एसटी के लिए इससे कहीं ज़्यादा रिजर्वेशन एज में रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि हमारी समझ है कि कई बार आर्थिक वजह से, सामाजिक वजह से, ज्योग्राफिकल वजह से बच्चों की पढ़ाई जो एससी एसटी क्लास के हैं खास तौर पर उनकी पढ़ाई देर से शुरू होती है। जब देर से ही वो सिलेक्शन हुआ है उनका, बड़ी एज में हुआ है, तो रिटायरमेंट एज तो सबकी बराबर है भाई, एंट्री एज अलग अलग है, रिटायरमेंट एज तो सबकी बराबर है। तो जब तक हायर पोस्ट पे पहुंचे हैं और उस पोस्ट तक पहुंचने में मान लो मुझे 35 या 40 साल की जॉब चाहिए, बट उससे पहले ज़्यादातर लोग रिटायर हो गए। ये भी तो एक पॉइंट है जिसको लगातार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेयर है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार ना हम इस बात के भी शिकार होते हैं कि हर चीज़ को रियल सिचुएशन, रियल प्रॉब्लम की जगह ये देखना कि हम किसी षड्यंत्र के शिकार हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी सब चीज़ पर तो ध्यान देने की बात है ही। तो इस कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे रखा है और अभी रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? रीजन और भी हो सकता है क्या इसका सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन को रोकने का, कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये रिजर्वेशन मतलब प्रमोशन का होता है। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो प्रमोशन का होता है सर, तो हो सकता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई शेड्यूल कास्ट की गवर्नमेंट बनी हो, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहन जी की, मायावती जी की सरकार बन सके, तो वहां पे उन लोगों को ही बस प्रमोट किया जाए उस 5 साल के दौरान। हाँ, ये ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है, और इसलिए स्टे लगाने का के पॉइंट में बल इसलिए भी मिल गया। ये सही बात है। तो आरोप ये था, मैं नहीं जानता सच है या गलत, मैं खाली आरोप की बात कर रहा हूँ कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें यादव कम्युनिटी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हैं, ऐसा आरोप है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है जो हमारे पीसीएस जो या इवन की पुलिस, पूरी पुलिस जो है, पूरी पुलिस व्यवस्था में जो अपॉइंटमेंट हैं वो स्टेट के हाथ में है। इवन कि आप एसपी हैं तब भी, आप कुछ भी हैं, है ना, अपॉइंटमेंट जो है स्टेट के हाथ में है। और कई बार ऐसा आरोप लगा है और इस आरोप की वजह से स्टे को बल भी मिला कि एक खास कम्युनिटी के साथ जो है कुछ ज़्यादा फेवर किया गया। ठीक है, ऑफ कोर्स वो यादव कम्युनिटी थी, है ना। तो बार बार इसकी मजाक भी उड़ाई गई कि वाई फैक्टर, तो आपकी योग्यता और प्लस वाई फैक्टर भी होना चाहिए। वाई मतलब आप समझ गए, यादव कम्युनिटी, तब आप चाहे छोटी सी जगह हो, आपको आपको मिल सकता है चौकी मिल सकती है, चौकी इंचार्ज होंगे आप, थाना इंचार्ज होंगे आप, कप्तान होंगे, पुलिस कप्तान होंगे, बाकी सब योग्यता के साथ साथ एक फैक्टर वाई फैक्टर चाहिए। इस तरह से हंसी बनाई जाती थी। तो ये बात भी सच है, कुछ हद तक ये बात सच है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़े आगे। जी ओके, नेक्स्ट पढ़िए 4B, लास्ट पॉइंट पढ़िए। Carry forward rule. State can consider any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. ओके, तो आपको याद रखना है 16 का 4 और 4A। 4A तो अभी इन्फोर्स है ही नहीं, बट फिर भी इस रूल को पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड रूल, ये बहुत आसान सी बात है, इसको ध्यान से सुने। मान लीजिए ये कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी में लेट से 100 वैकेंसी थी, जिसमें 27 वैकेंसी थी 100 में से ओबीसी के लिए। ठीक है, पर जब वैकेंसी फिल की गई तो उसमें से 27 कैंडिडेट नहीं चुने जा सके। क्यों? लोग थे ही नहीं और योग्य नहीं थे, पास नहीं कर पाए, और उसमें से केवल 20 सीटें भरी जा सकी आउट ऑफ 27। जो 27 कहाँ से आने चाहिए थे? ओबीसी से आने चाहिए थे। तो 7 सीटें खाली रह गई।
तो अभी 7 सीटें क्या होती थी पहले, वो जो 7 सीटें खाली रह गई जो ओबीसी के लिए रिजर्व थी, पर ओबीसी के कैंडिडेट प्रॉपर कैंडिडेट मिले नहीं, तो उसको दूसरे क्लास से फिल कर लिया जाता था उन 7 सीटों को। तो होता क्या था कि एक तरह से देखा जाए तो वो एक ओबीसी वर्ग की सीटें खत्म हो गई, 7 सीटें कम हो गई। ठीक है, तो इसको देखते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक रूल बनाया गया, जो आर्टिकल 16 के 4B में जोड़ा गया। इसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो 7 सीटें वैकेंट रह गई हैं, ओबीसी के कैंडिडेट नहीं मिला, इसका क्या करेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे आएगा। तो जैसे 2020 का नोटिफिकेशन था, अब 2021 का आया, तो 2020 में 7 सीटें रह गई हैं ओबीसी की। 2021 का एग्जाम हुआ, मान लो इस साल भी रह गई हैं, 10 सीटें रह गई हैं। ठीक है, तो अब राज्य प्रांत को क्या चाहिए, या तो उन 7 सीटों पे अलग से एग्जाम करा ले, और वो सीटें केवल ओबीसी के लिए फॉर्म निकलें, कि ओबीसी की 7 फॉर्म निकले हुए हैं और उसके लिए एग्जाम होगा, उसमें केवल ओबीसी फिल करेंगे। क्यों फिल करेंगे ओबीसी ये फॉर्म को, क्योंकि उन्हीं की सीटें वैकेंट हैं। बट प्रैक्टिकली ये 3, 2, 5 सीट के लिए एग्जाम करा पाना संभव नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो सीटें रिक्त रह गई हैं ओबीसी के नाम से, वो तब तक हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक कि प्रांत ये नहीं सोचता है कि हाँ अब संख्या पर्याप्त हो गई है। जैसे 100 संख्या हो गई कैरी फॉरवर्ड होते होते, किसी साल 7 सीट रह गई, किसी साल 2 रह गई, किसी साल 5 रह गई, और करते करते मान लीजिए कि 50 या 100 सीटें हो गई हैं। अब प्रांत को लगता है कि इन 50 या 100 सीटों पर अलग से एग्जाम हो सकता है, और उस फॉर्म पे साफ साफ लिखा होगा कि ये फॉर्म केवल बैकलॉग के लिए है। जो बैकलॉग एक कास्ट का, एक सेक्शन का रह गया है, वो लोग खाली फॉर्म भरेंगे, और उसमें रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन उसका उस वर्ग का होगा जिसके लिए वो सीट खाली है, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का सीलिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इंदिरा साहनी केस पढ़ेंगे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यहाँ पे एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट जब भी कोई सरकारी नौकरी या कुछ अपॉर्चुनिटी दे, उसमें किसी भी कीमत पे 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 50% अनरिजर्व सीट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम अभी आएंगे, बट अभी यहाँ पे समझें कि 16 का 4B में ये 50% वाला सीलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड रूल है, और कैरी फॉरवर्ड उस सेक्शन के सीटें कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। क्या बात समझ में आई सबके? हाँ सर सर, अगर बट तत्काल में भी सर गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, 5 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे 50% से ऊपर का रिजर्वेशन दिया वो जाता है। एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी रूल की बात देखो। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? जी जी। हाँ, कुछ और कोई पूछ रहा था, पूछिए। हाँ सर, अगर अनरिजर्व की सीट वैकेंट रह जाती है वो भी कैरी फॉरवर्ड होती है? वो तो रहती ही नहीं है ना वैकेंट, वो तो कभी वैकेंट रहती ही नहीं है, रह भी नहीं सकती। ठीक है, वो वैकेंट नहीं रहती हैं। अगर एक, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ माना गया, हम यूपीएससी की ही बात करते हैं, कट ऑफ मान लो जनरल का है, मेंस का कट ऑफ है मान लो, या टोटल कट ऑफ है, पूरे एग्जाम का कट ऑफ है लेट्स से 1100 नंबर का। ठीक है, जनरल का कट ऑफ है 1100 से जो कम जिसके नंबर हैं जनरल में, उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो कट ऑफ हो गया जनरल का 1100। अगर कोई ओबीसी या एससी एसटी 1100 या इससे ज्यादा ले आता है, तो उसको जनरल मान लिया जाएगा उस सीट के लिए, और वो अपनी ओबीसी या एससी एसटी जिससे भी, जिस वर्ग से भी आता है, वो सीट खाली हो जाएगी किसी उसी क्लास के, उसी वर्ग के लोग के लिए, उसी वर्ग के कैंडिडेट के लिए। तो जनरल तो सब लोग हैं, है ना। जब आप फॉर्म भी भरते हैं तो आप लिखते हैं क्या, एससी, ओबीसी, एसटी। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से आप किसी वर्ग में नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जनरल भरते हैं, और जनरल के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब जनरल हर कोई है, कोई एससी भी है तो वो जनरल में टिक लगा देता है, उसके लिए उसको कोई सर्टिफाई नहीं करना है कि मैं जनरल हूँ। हाँ, आप रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, तब आपके पास वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी वर्ग का आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो जनरल तो हर कोई है, इसलिए जनरल की सीट तो कभी वैकेंट हो ही नहीं सकती। वो भी व्यक्ति जनरल है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक अभी कुछ साल पहले टीना क्या नाम था, एक टॉपर थी, सर टीना डाबी। टीना डाबी। टीना डाबी, ठीक है।
टीनेडा भी शेड्यूल कास्ट वर्ग से आती थी, और उनके मार्क्स काफी ज्यादा थे, हिस्टोरिकल मार्क्स थे उनके। तो उस कट ऑफ के लिए उनको जनरल माना जाएगा, क्योंकि उनके मार्क्स जनरल कट ऑफ से ऊपर थे। इस तरह से जो सीट, अगर मान लो कि 100 सीटें एससी के लिए थी, तो वो उन्होंने एससी सीट नहीं ली, वो सीट किसी और के लिए वैकेंट कर दी, हो गई, क्योंकि उनके मार्क्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, जनरल के कट ऑफ या उससे ऊपर है उनके मार्क्स, इसलिए हर कोई जनरल है। किसी को लगता है कि वो उसका जन्म चाहे या उसके किसी बेस पर वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, बट वो जनरल अपने आप को फॉर्म में सबमिट करना चाहे, इट्स ओके, यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग तो नहीं, बट कुछ एक लोग ये समझ रखते हैं कि उनको रिसोर्स सारे सोशली या एजुकेशनली रिसोर्स बराबर मिले हैं, और वो जन्म से एससी या एसटी क्लास में होते हुए भी जनरल का फॉर्म भरते हैं। तो ऐसी भी कुछ संख्या है गिनी चुने लोगों की जो समझते हैं कि हमें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और मैं इसको स्वेच्छा से छोड़ रहा हूँ, तो जनरल का कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं, और उसके लिए उनको कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरल का। तो इन शॉर्ट, जनरल की सीट कभी खाली नहीं हो सकती। ये कैरी फॉरवर्ड रूल ये रिजर्व सीट के लिए है। ओके ओके सर। तो इसी से रिलेटेड एक तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर जैसे आपने कहा कि रिजर्व कोटे वाली सीट अगर फिल नहीं होती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, सर तो ऐसा नहीं होगा ये कैरी फॉरवर्ड होते होते जनरल की सीट से ज्यादा हो जाएंगी? ऐसा हो सकता है। जनरल की सीट से ज्यादा क्या होना है, वो जो फॉर्म निकलेगा फॉर्म पे साफ साफ लिखा होगा कि ये फॉर्म केवल ओबीसी के लिए है, तो दूसरे लोग तो वैसे ही नहीं भर पाएंगे, ना एससी भर पाएंगे, ना एसटी भर पाएंगे, ना जनरल भर पाएंगे। इसी तरह अगर कैरी फॉरवर्ड कोई एससी सीट हुई है तो उस पर साफ साफ लिखा होगा कि ओनली फॉर एससी। ठीक है ना? जी सर। क्योंकि ये उन्हीं की सीट थी जो पिछले कई सालों में एक्युमुलेट हुई है, ये कोई अलग से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। पहले ये लैप्स हो जाता था, इस नियम के बनने के बाद वो लैप्स होना बंद हो गया है, बस ये बात है। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक केस आया है ना, जो 1994 का केस है, 92 का केस है ऑफ कोर्स, और 94 में इसकी वजह से अमेंडमेंट हुआ। पढ़िए, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पढ़िए। In Indra Sahni versus Union of India 1992, after report from Mandal Commission, Supreme Court held that reservation shall not exceed 50% except in some extraordinary situation. This rule will need to be applied every year. But in some states, it exceeds that limit. For example, 76th Amendment Act of 1994 has placed the Tamil Nadu Reservation Act of 1994 in the 9th schedule to protect it from judicial review as it provides for 69% reservation. ध्यान दें, एक केस आया जिसमें क्या हुआ, क्योंकि स्टेट के जो एग्जाम है उसके लिए रिजर्वेशन, मतलब प्रांतों के जो एग्जाम है उनके लिए रिजर्वेशन देने का काम मोटे तौर पर स्टेट ही करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कई बार जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही रीजनल गवर्नमेंट होती है, या रीजनल पार्टीज होती हैं। जैसे कि अभी हम देखें पश्चिम बंगाल में जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। उनका विजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत ही लोकल विजन हो, उनका ऑल पैन इंडिया विजन ना हो। इसी तरह शिवसेना, इसी तरह पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने सेना हैं। ठीक है, उनका विजन क्या है, बहुत ही नैरो अपने स्टेट तक है। तो कई बार वो रिजर्वेशन वो कितना भी देना चाहेंगे, कितने भी परसेंटेज। तो इसको लेकर एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का नाम है इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था, और ख़ास तौर पे रिजर्वेशन के मामले में कि जैसे कि मंडल कमीशन ने कहा कि 55% के लगभग तो ओबीसी ही हैं, ठीक है, और लगभग 15% से ज़्यादा जो हैं एससी हैं, ठीक है, और एसटी की संख्या भी कोई 7-8% है। ये सब मिला दें तो रिजर्वेशन ही रिजर्वेशन हो गया, तब तो जनरल के लिए कुछ जगह बची नहीं। और जनरल का मतलब जनरल से है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा सीटें रिजर्व नहीं की जाएंगी, और इसके पीछे लॉजिक ये है ताकि ये लॉजिक बहुत अच्छा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दिया। अब ये लॉजिक की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, बट ये 92 का लॉजिक था
कि प्रशासन में या किसी भी काम में कम से कम 50% वो लोग होने चाहिए जो खुली कंपटीशन से आए हों, बिना किसी रिजर्वेशन के आए हों, ताकि उसकी कार्य क्षमता, उस वर्क जो है, उसकी जो इफिशिएंसी है वो बनी रहे। कम से कम किसी काम में इफिशिएंट 50% लोग होने चाहिए जो ओपन कंपटीशन से आए हों, खुली प्रतियोगिता से आए हों, ताकि इफिशिएंसी बनी रहे। ये इस हिसाब से थोड़ा गलत है, ये लैंग्वेज में ही गलत है वैसे तो। ये इंडिकेट करता है कि हम जिन लोगों को रिजर्वेशन से लेके आ रहे हैं वो इफिशिएंट नहीं है या कम इफिशिएंट है। कुछ हद तक 90s तक संभव है कि ये बात हो, बट आज के तारीख में हर वर्ग में काफ़ी इफिशिएंट लोग हैं, और इतने ज़्यादा इफिशिएंट हैं कि अभी क्वेश्चन ही किसी ने पूछा कि ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल से ऊपर चला जाता है। लेकिन उस समय ये माना गया कि अगर हम 50% अनरिजर्व रखना जरूरी है, जो ओपन और तगड़े कंपटीशन से आए, ताकि उस वर्क की इफिशिएंसी बनी रहे। तो ये कोटा है। हालांकि इसमें अपवाद है तमिलनाडु में दिक्कत यह है कि वहां पर जो रिजर्व लोग, जो कैटेगरी है, जो कास्ट वाइज, हमें आपको पता है हमारे यहाँ कास्ट वाइज रिजर्वेशन है एक तरह से, उनकी संख्या लगभग 90% है। तो आमतौर पे अगर हम पुराना इतिहास देखें तमिलनाडु का, मद्रास स्टेट का, तो वहाँ पे दो ही कास्ट थे मोटे तौर पर, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। जैसे उत्तर भारत में है ना, 5000 कास्ट हैं, और उसके अंदर फिर सब कास्ट हैं। ठीक है, 4 तो मेजर हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर सब कैटेगरी बहुत हैं। ऐसे हिस्टोरिकली तमिलनाडु में नहीं रहा है। तमिलनाडु में ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण का कैटेगरी रहा है, और ब्राह्मण मुश्किल से 4-5% हैं। उसमें और भी लोगों को जोड़ दें तो सो कॉल्ड 10% ही लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आएंगे। लगभग 90% रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं। और ऐसे में अगर 50% वाला अगर कोटा वहाँ भी अप्लाई किया जाए तो बड़ी संख्या में लोगों के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि 90% तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। तो वहाँ पर तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पर ये 50% का कोटा बढ़कर, जैसे तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन है। तो वहाँ पे प्रांतीय सरकार अगर कोई सरकारी नौकरी या अपॉइंटमेंट करती है तो वो 69% तक का रिजर्वेशन दे सकती है अपने अपॉइंटमेंट में। ओके, अब पूछिए, कुछ पूछना है तो इन जनरल 50%, जैसे यूपीएससी जब का अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन का, तो आप देखेंगे 49.78 ऐसे परसेंटेज रिजर्व होता है सीटें। तो अगर 1000 सीटें निकली हैं तो ये मान के चलो कि 499 सीटें रिजर्व होंगी, जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, या उसमें कैटेगरी में विकलांग का कैटेगरी है, और भी जो भी कैटेगरी है, उस सब मिला जुला के 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, है ना। जो अपवाद है वो मैंने बताया, कुछ जगह पर जैसे तमिलनाडु में अपवाद है, उसकी वजह भी मैंने बताई। पूछिए, कुछ पूछना है तो। ये जो आपने सारे प्रोविजन बताए, ये केवल सरकारी नौकरियों के लिए हैं। इसके अलावा जो आरक्षण का है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, तो उसका क्या सर क्राइटेरिया, मतलब वो इसी आधार पे है या कुछ नहीं, अलग है? वो इस आधार पे नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टेट बताता है कि उसके ये क्लास कि पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और उनको वो रिजर्वेशन देता है। ठीक है, उस उनकी अपनी अलग कैटेगरी बना के, अपनी एक अलग समझ बना के। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी सर, जैसे इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है ये 76 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1994 का, हाँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि 9th शेड्यूल में उन्होंने डाला टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर अमेंडमेंट एक्ट है तो उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता? ये शुरू में माना जा रहा था, जब ये आपको पता ही है कि शुरू में हमारे यहाँ केवल 8 शेड्यूल थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय केवल 8 शेड्यूल थे। ठीक है, उसमें 9th शेड्यूल ये सोच के बनाया गया था कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी चीज डाल दी जाएगी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, ओके।
उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो ये देखा ही नहीं जाएगा कि वो परसेंटेज कितना है, जुडिशरी पे आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। बट अभी 2000 या 98, 99 और 2000 की बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू उसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जुडिशियल रिव्यू ना कर सके सुप्रीम कोर्ट। वो ना करे वो एक अलग बात है, कर सकती है कि नहीं कर सकती ये एक अलग बात है। तो कर सकती है कि नहीं कर सकती, हाँ कर सकती है किसी भी पॉइंट का, इवन कि चाहे 9 शेड्यूल में हो या कुछ भी हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको अंडू नहीं किया जा सकता। तो हाँ, लिखा पढ़ी में ये बात सच है कि 9 शेड्यूल को माना गया कि जुडिशियल रिव्यू से परे है, इसको एक ब्लैक बॉक्स माना गया। ब्लैक बॉक्स का मतलब इसके अंदर झांक के नहीं देख सकती सुप्रीम कोर्ट, ब्लैक है ये, इसके अंदर कुछ भी नियम डाल दिया जाए उसका रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि वो लार्जर इंटरेस्ट के लिए है, लोगों के बड़ी संख्या में लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए है। बट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जुडिशियल रिव्यू अब बेसिक स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो लिखा हुआ आज भी है ये, बट इसका लिटरल मीनिंग खत्म हो चुका है, वास्तविक अर्थ अब नहीं है इसका कुछ भी। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, तो ये था मेन, यहीं तक था जहाँ पे ज़्यादा दम लगा के समझाना था, आर्टिकल 15 और उससे भी ज़्यादा 16। इसके बाद तो फिर गाड़ी बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे आ चुकी है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है आपको? आर्टिकल 1 से लेके 16 तक में कुछ भी पूछना हो पूछो जल्दी सर से। एक छोटा सा क्वेश्चन है दोबारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे हाँ, आरक्षण पूछिए। के लिए। हाँ। जैसे आपने बताया कि ये मतलब ये राज्यों के हाथ में है टोटली कि ये रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है बेस्ड ऑन जो भी प्रिवेलिंग कास्ट सिनेरियो जो है उसके राज्य हिसाब सरकारों की संस्थाएं उनमें उनमें। ओके, तो जब जो लास्ट ईयर जो ईडब्ल्यूएस का आया था 10% का रिजर्वेशन, हाँ, जो वो क्या था सर? ये वो केंद्र से था या इकोनॉमिक कैसे? बैकवर्ड कास्ट, हाँ वो केंद्र की तरफ से है। वो अच्छा, केंद्र सरकार ने अपने पार्लियामेंट में ये पास किया कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। तो ये फायदा सबको मिलेगा जो भी उस क्राइटेरिया में आएंगे, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्राइटेरिया में आएंगे। ठीक है, तो सर ये Apart from- तो ये मतलब यूपीएससी पे भी लागू होता है। ओके, तो सर ये 10% अपार्ट फ्रॉम 50% था कि उसमें इंक्लूसिव था? नहीं तो फिर टोटल 60% हो जाएगा सर फिर ये तो। नहीं नहीं नहीं, इसमें इंक्लूड किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। ओके, और कुछ? ओके, तो आर्टिकल 17, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। जल्दी से कोई भी पढ़े, कोई नया स्टूडेंट पढ़े ताकि सबको मौका मिले। समीर पढ़िए, आप ही पढ़िए। Article 17, abolition of untouchability. Absolute right can't be suspended at any time, available against private individual also, no exception. ध्यान दें, हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, किया जा चुका है और आगे भी किया जा सकता है। आपको नोट करना पड़ेगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो हम आगे एक दो और बात करेंगे, अभी आप नोट कर लीजिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इस मामले में एब्सोल्यूट राइट है। ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट का मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस में इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी है, जब हम उसको आर्टिकल 39 के साथ या आर्टिकल 31 के साथ एडजस्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 जो है वो कमजोर कर दिया जाएगा, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 19 की तो हमेशा धज्जियां उड़ी हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, हमारे राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है। बट जो भी 2-3 इसके अपवाद हैं वो आपको याद रखना होगा। उसमें पहला याद रखना है आर्टिकल 17, ये किसी भी समय सस्पेंड नहीं किया जा सकता।
कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी मिला हुआ है और इसके अंदर कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है या उसको प्रमोट करता है कोई भी, तो इसमें कोई अपवाद नहीं है, उसके खिलाफ जो भी इसमें कार्रवाई दी गई है वो की जाएगी उसके खिलाफ। क्लियर है पहला पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Untouchability is not be taken literally, but the practice as it had developed historically in the country, imposing social restrictions on certain classes of persons by reason of their birth in certain castes. यस, पढ़ते जाओ। A person convicted of the offense of untouchability is disqualified for election to the parliament or state legislature. Under the Protection of Civil Rights Act 1955, the offences committed on the ground of untouchabilities are as follows. तो पहली बात तो आप लोग समझ चुके होंगे, जहां भी एक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी लॉ है, यानी कि इसको पार्लियामेंट ने बनाया होगा, है ना। और आर्टिकल लिखा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया होगा। इतनी मोटी बात तो समझ ही रहे हैं आप लोग। इसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या अनटचेबिलिटी का मतलब खाली इसको इट्स नॉट ए लिटरल मीनिंग कि हम छू नहीं रहे हैं किसी को, है ना। छूना, लिटरल छूने से मतलब खाली नहीं है, वो तो है ही, साथ साथ किसी भी तरह से अगर हम किसी को अनटचेबल मान रहे हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल, ठीक है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो टच करने का मतलब लिटरल खाली छूना नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर हम उसको फील करा रहे हैं कि हिस्टोरिकल रीजन से तुम्हारा कास्ट या तुम्हारा जन्म ऐसा है कि हम तुम्हारे ऊपर सोशल इम्पोजिशन लगा रहे हैं। जैसे मैं एक एडवर्टाइजमेंट दूं कि मेरे घर कमरा खाली है और रूम ले सकता है कोई किराए पर, बट ये कास्ट के लोग नहीं ले सकते, तो मैंने अनटचेबिलिटी ही की बात की है, हालांकि मैं छूने की खाली बात नहीं कर रहा। तो किसी भी तरह का इम्पोजिशन ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शंस, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ बर्थ इन सर्टेन कास्ट, अनटचेबिलिटी है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? छुआछूत का मतलब खाली छूने से नहीं है, किसी भी तरह का सोशल रिस्ट्रिक्शंस जिसका बेस है बर्थ, किसी खास कास्ट में जन्म, वो सब अनटचेबिलिटी माना जाएगा। ओके, सब लोग सुन रहे हो ना भाई? यस सर। यस सर। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है ये। तो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बर्थ ऑफ कास्ट, ये अनटचेबिलिटी माना जाएगा। और अगर ऐसा प्रूव हो जाता है और कोई कन्विक्टेड है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, वो डिस्क्वालीफाई होगा पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शन के लिए। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए भी अनक्वालिफाइड होगा वो। तो बहुत ही सीरियस ढंग से लिया गया है हमारे यहाँ इसको। तो अगर कोई कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड का मतलब समझते हो, आरोप नहीं, आरोप सिद्ध हो चुका है, ठीक है, अपराधी साबित हो गया है, तो वो बहुत सारी चीजों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लिखा पढ़ी में तो इलेक्शन के लिए, बट देखा जाए तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं, एग्जाम नहीं दे सकता, मतलब नौकरियां नहीं ले सकता सरकारी, और बहुत सारी चीजों के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट है कि इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं सिविल राइट्स एक्ट 1955, और इसके अंदर अनटचेबिलिटी को अभी हम देखेंगे, नीचे जो दिए हैं ग्राउंड उनके बेस पर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है और उसको पनिशेबल ऑफेंस माना है। ये स्लाइड पूरी तरह से क्लियर है सबको? बढ़े आगे जी। तो वो कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसके बेस पर अनटचेबिलिटी को कहा गया है कि अनटचेबल फील कराना है, और वो ग्राउंड कौन कौन से हैं, ए से लेके जी तक। पढ़िए, पहला ग्राउंड पढ़िए। Preventing any person from entering any place of public worship or from worshipping therein. तो नाम से समझ में आ रहा होगा, पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि किसी भी
पब्लिक प्लेस जहाँ पे वर्शिप की कोई जगह है, पूजा पाठ की जगह है, वहां पर एंट्री से उसको अनटचेबिलिटी के बेस पर, उसका जन्म किसी खास कास्ट में हुआ है इस बेस पर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। कोई प्रिवेंट कर रहा है तो अनटचेबिलिटी माना जाएगा। सेकंड पढ़िए। Justifying untouchability on traditional, religious, philosophical or other grounds. ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो है ना दुनिया में फसाद की जड़ अनपढ़ गवार लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से होती है। पढ़े लिखे लोग इस ढंग से जस्टिफाई करते हैं कई बार चीजों को कि वो सही लगने लगती है। तो अगर अगर अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा है ट्रेडिशनल ग्राउंड पे, ट्रेडिशनल ग्राउंड का मतलब भाई ये तो हमारी प्रथा है, बाप दादा परदादा हजारों साल की प्रथा है, और प्रथाएं तो हमने नहीं बनाई और फलाना ढिकना, और हम अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं ट्रेडिशनल के नाम पर, तो भी ये पनिशेबल है। धर्म के आधार पर कि भाई एक किताब है, पर्टिकुलर किताब, वो धर्म की किताब है, उसमें अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई किया है, इसलिए हम इसको जस्टिफाई करते हैं, नहीं किया जा सकता। और सबसे खतरनाक जो प्राणी होता है इस धरती का, जो सबसे खतरनाक प्राणी है, वो कौन सा प्राणी है बताओ? फिलोसोफर। तो वो सूरज को देखते हुए कह सकता है कि रात है और रात में सूरज नहीं है, मतलब कुछ भी प्रूफ कर सकता है वो। तो किसी भी ग्राउंड पर, चाहे फिलोसॉफिकल ग्राउंड हो या रिलीजियस हो, ट्रेडिशनल हो, एनी ग्राउंड, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है और अदर ग्राउंड पर अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है तो वो भी अनटचेबिलिटी का, तो सिविल राइट्स 1955 का वायलेशन होगा। क्लियर है पॉइंट ए बी सबको? नेक्स्ट पढ़ो। Denying access to any shop, hotel or places of public entertainment. हाँ तुम समझ ही गए ना, डाइनिंग से है कि भाई खाना कहीं पे उसको मना नहीं किया जा सकता, या कहीं जाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। पढ़ते जाइए, नेक्स्ट पढ़िए। Insulting a person belonging to scheduled caste on the ground of untouchability. तो इसका Refusing to मतलब, admit. हाँ इसका मतलब ये होता है कि उसके जातिगत नाम से, है ना, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के ग्राउंड पे अनटचेबिलिटी का मतलब उसके जाति के नाम से भी पुकारना अनटचेबिलिटी होगा। तो तथाकथित कोई जाति है और उसको इंसल्ट करने के नाम से उसको बुलाना, ठीक है। तो कोई भी मान लो एक जाति है गिलास, तो गिलास को गिलास बुलाना, इसलिए बुलाना गिलास सार्वजनिक रूप से ताकि उसको इंसल्ट करने के पर्पस से, ये भी अनटचेबिलिटी को अनटचेबिलिटी की बात हो जाएगी, ठीक है। मैं किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बस कहने का मतलब उस कास्ट को पुकारना उसके जातिगत नाम से और उसका पर्पस क्या हो, इंसल्ट करना, इट इज ऑल्सो अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट। Refusing to admit persons in hospitals, educational institutions or hostels established for public benefit. क्लियर है तो बढ़िया आगे। Preaching untouchability directly or indirectly. हाँ, प्रीचिंग का काम कौन करता है? हमारे जो तथाकथित साधु महात्मा हैं, है ना, प्रवचन देना, इसकी हिंदी क्या है? प्रवचन देना। तो कोई भी किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके सपोर्ट में प्रवचन नहीं दिया जा सकता। Refusing to sell goods or render services to any person. तो ये ग्राउंड है ए से लेके जी तक, और इसमें से कोई भी एक ग्राउंड अगर प्रूव हो जाता है तो वो बहुत सारे चीज़ों के लिए वो अगर कन्विक्टेड है तो वो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। और ये मॉरली तो जितना गलत है उसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, कि हम किसी को उसके जन्म के बेस पर, बर्थ हुआ है सर्टेन कास्ट में, अनटचेबल फील करें या कराएं या उसको इंसल्ट करें, तो ये अपने आप में तो मॉरली तो इनकरेक्ट है ही, लीगली भी इनकरेक्ट है, ठीक है। डन? क्लियर? लास्ट है आर्टिकल 18, ठीक है, पढ़िए इसको। Article 18. Abolition of titles. Article 18 abolishes titles and makes 4 provisions in that regard. State can't confer any title except a military or academic distinction on anyone. हाँ, No तो citizen. स्टेट जो है किसी को भी ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, पढ़ते जाओ फिर इकट्ठे बता दूंगा, पढ़ लीजिए। No citizen of India shall accept any title from any foreign state. A foreigner holding any office of profit or trust under the state
cannot accept any title from any foreign state without Hmm. the consent of the president. No Yes. citizen or foreigner holding any office of profit or trust under the state is to accept any present, emolument, or office from or under any foreign state without the consent of the president. तो देखो कुछ ऐसा था, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे, है ना, ब्रिटिश पीरियड में। वो टाइटल्स क्या होते थे? वो टाइटल जो है कॉलोनियल पीरियड में होते थे और जो कि हेरिडेटरी होते थे, अगले वंश तक पहुंचाया जा सकता था। और जैसे टाइटल क्या थे, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, है ना, ऐसे तमाम टाइटल्स होते थे जो कि हेरिडेटरी होते थे और कॉलोनियल पीरियड के थे, कॉलोनियल मेंटेलिटी के थे, ताकि ब्रिटिशर्स के फेवर में रहें। ठीक है, इस तरह के टाइटल्स समाज में इनइक्वलिटी लेके आता है ना। अब भाई मैं और मेरा एक दोस्त स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने नाम के आगे लगाता है राय बहादुर फलाना फलाना सिंह। ठीक है, अब क्योंकि उसके दादा परदादा जो थे वो ब्रिटिशर्स के बटरर थे, चाटुकार थे, हमारे दादा परदादा थे नहीं। पर मैं तो अब लगा नहीं सकता ये राय बहादुर, राय साहब और महाराजा नाम के आगे। तो एक तरह से मैं क्लास में डिप्राइव महसूस करूंगा। ठीक है, तो हम अभी जो क्लास पढ़ रहे हैं राइट्स का, वो क्लास कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। तो इस तरह के सारे टाइटल जो हेरिडेटरी हैं वो सारे के सारे एबॉलिश कर दिए गए। ठीक है, शुरू में तो बात ये भी थी कि जो हमारे सरनेम होते हैं, शर्मा, वर्मा, सिंह, ये भी हटा दिए जाएं, लेकिन इनको कई वजहों से हटाया नहीं गया। रीजन ये है कि कोई भी लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पिताजी ने नहीं लगाया तो आप नहीं लगा सकते, कोई कुछ भी लगाए, कोई इसमें लीगल बाइंडिंग तो है नहीं। और इसको मोटे तौर पर हटाया नहीं गया, हालांकि डिस्कशन तो हुआ था कि हम सभी लोग अपने जो सरनेम है, और सरनेम एक जातिगत पहचान देती है, उसको हटा दें, बट वो नहीं हटा। फिलहाल ये टाइटल्स हटा दिए गए। ठीक है, तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया सेल। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक ये भी चीज़ जोड़ी गई है कि किसी भी फॉरेन स्टेट से, किसी भी बाहरी विदेश से कोई भी भारत का नागरिक कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अगर टाइटल एक्सेप्ट करना है तो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही करेगा। इसको बहुत अच्छी एक इसमें एक मैं आपको बात बताता हूँ। 70s की दशक की बात है, और उस समय जो एक हमारे यहाँ पे एंटरटेनर हैं, नाम है उनका दिलीप कुमार। ठीक है, दिलीप कुमार हैं, जो हिंदी फिल्म उद्योग में काफ़ी नाम था उस समय, आज भी नाम है उनका। तो उनको पाकिस्तान की जो सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो टाइटल है सिविलियंस के लिए, वो है निशान पाकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है ना, वहाँ पर है निशान पाकिस्तान। वो ऑफर किया। अब दिलीप कुमार साहब जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, और वो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति से कोई भी इस तरह का फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर ऐसा करते हैं तो उम्मीद की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के टाइटल एक्सेप्ट कर रहा है, आगे आपने पढ़ा ही कि कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, प्रेजेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। क्योंकि अगर मुझे कोई स्टेट मुझे इस तरह के टाइटल दे रहा है, तो हो सकता है कि मेरा झुकाव उसकी तरफ हो, और मेरी जो इंडियन स्टेट के प्रति लॉयल्टी है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहली बात तो ये जो जितने ये टाइटल थे, है ना, ये सारे हटा दिए गए जो कॉलोनियल टाइटल थे। इसके अलावा ये कहा गया कि कोई भी भारत का नागरिक किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना पहले से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कोई भी भारतीय नागरिक, है ना, नो सिटीजन और फॉरेनर्स होल्डिंग ऑफ एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, अगर सरकार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं तो कोई प्रेजेंट नहीं लेंगे। तो जैसे कोई सिटीजन है या सिटीजन नहीं भी है, ठीक है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीति आयोग में काम कर रहा है और वो फॉरेन मान लो यूएस का सिटीजन है, बट भारत के नीति आयोग में काम कर रहा है, तो वो स्टेट के लिए काम कर रहा है ना, प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट,
तो जब तक उस पोस्ट पर है किसी भी प्रकार का प्रेजेंट या कोई और सुविधा नहीं ले सकता किसी दूसरे स्टेट से। अगर ऐसा लेता है तो उसको पहले या तो प्रेसिडेंट से की अनुमति लेनी होगी या नहीं ले सकता। पॉइंट क्लियर है सबको? ये सारा लास्ट के 2 पॉइंट क्लियर हैं सबको? जी। कोई डाउट किसी को? सर वो जो फॉरनर पोस्ट है वो अपने स्टेट से तो गिफ्ट ले सकता है ना? नहीं, नहीं ले सकता जब तक कि वो भारत के लिए काम कर रहा है। अच्छा, अपने स्टेट से भी नहीं ले पाएगा? नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है। लेना है उसको तो वो प्रेसिडेंट से अनुमति मांगेगा और प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिया जा सकता है, तो एक अलग बात है। बिना अनुमति के नहीं ले सकता। हाँ पूछिए रवि। सर जैसे हमने देखा एक दो बार जैसे मोदी जी बाहर गए हैं और उनको कुछ देशों की सरकारों ने अपनी तरफ से कोई बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया है अपने देश का, तो ये वो ले सकते हैं या उसके लिए भी उन्होंने प्रेसिडेंट की परमिशन ली होगी? अपवाद कोई भी नहीं है। कोई भी सिटीजन जिसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। हाँ ये अलग बात है कि हमें तारीख ना मीडिया में बहुत बाद में आती है कि फलाना अवार्ड मिल रहा है, बट उसकी चर्चा तो पहले ही हो चुकी होती है। वो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से ही ऐसा कोई टाइटल ले सकते हैं। ठीक है जी सर। इसमें जो जैसे हम गिफ्ट लें तो सर गिफ्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई अवार्ड ही आएगा या फिर सर नॉर्मल जो बुके होते हैं या वैसे गिफ्ट वो भी आ जाते हैं? थोड़ा सा रीजनेबल इसमें देखना होगा। पहले तो सबसे बड़ी बात है टाइटल्स, क्योंकि पता है एक पद पे पहुंचने के बाद मेरे लिए बहुत पैसा उतना मायने नहीं करता जितना कि सम्मान। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री गए और सऊदी अरेबिया ने उनका वहाँ का जो सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया उनको। ठीक है, जैसे मैं आऊँ और मुझे मिल जाए भारत रत्न, तो आम तौर पर उस एज तक उस समझ तक पहुँचते पहुँचते मेरे लिए भारत रत्न बहुत बड़ी बात है, तुलनात्मक रूप से मुझे कोई 10 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए दे तो मेरे लिए शायद 100 करोड़ रुपए उतना ज़्यादा आम तौर पे सेटिस्फाई नहीं करेगा जितना कि भारत रत्न या इसी तरह कुछ और। तो सबसे ज़्यादा ये जो बात इम्फेसिस करती है वो टाइटल्स पे करती है पहली बात। तो रही बात कि प्रेजेंट या जो एमोलमेंट है उसका क्या अमाउंट होगा, अमाउंट तो कहीं पे लिखा नहीं गया है, बट जाहिर सी बात है कि एक ठीक ठाक अमाउंट। जैसे कि अब किसी ने मुझे बुके दिया तो बुके एज ए प्रेजेंट नहीं मानेंगे इसको, तो वहाँ का तात्कालिक सम्मान है। बट मुझे कोई वो ऑफर करे कि प्रेजेंट में मैं तुम्हें एक आइलैंड देता हूँ, ठीक है, या मुझे आइलैंड तो खैर बहुत ही बड़ी बात हो गई, कोई गिफ्ट करेगा तो ले भी सकते हैं, बट कोई भी जो एक रिमार्केबल प्रेजेंट होगा उसको लेने से मना किया गया है। ठीक है, इनको सारी मिली हुई थी मैन ऑफ द सीरीज, वहाँ शारजाह कप में गए थे 1999 में। हाँ तो भी परमिशन लेनी पड़ी थी और कुछ बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई भी अपवाद नहीं है। जो प्रधानमंत्री अपवाद नहीं है तो सचिन क्या चीज है। ठीक है सर, ये वैसे भी जैसा आपने बताया मेरे ख्याल से इस चीज की कोई संभावना होती नहीं होगी कि क्या मतलब अचानक से उनको सरप्राइज में बहुत बड़ी कोई चीज मिल गई, क्योंकि ये सब पहले से बहुत एडवांस में प्लान होता होगा सारी। बहुत एडवांस में प्लान होता है, हमारे सामने वो बहुत एडवांस स्टेज में आता है। ठीक है, कई बार तो उनके कंसेंट होता है ना, पहले से पूछा जाता है कि हम आपको इस अवार्ड देना चाहते हैं, आप लेना भी चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी संस्था अपनी इंसल्ट थोड़ा ना कराएगी। एक इंसल्ट हो सकती है ना कि भाई मैंने अचानक ऑफर किया और उसने मना कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि भारत रत्न की जो प्रक्रिया है वो भी कम से कम साल भर की प्रक्रिया है, ऐसे ही किसी भी जगह की है। तो एडवांस में सारा कुछ तैयार होके वो खाली एक तरह से उस दिन बस अवार्ड सेरेमनी है, उस दिन बस तैयारी पहले से हो चुकी है। ओके, इसका पीछे क्या है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, पढ़ो, सेकंड पॉइंट पढ़िए। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। यस, ये सब जो हमने जो ये पढ़ा या इसके पीछे का पढ़ा वो उसका ध्यान ये रखा गया है कि सबको इक्वल स्टेटस मिले, है ना, सबको इक्वल स्टेटस मिले। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 18 रखा गया है। क्लियर है ना? क्योंकि अगर हेरिडिटरी होगा तो फिर वही बात है, इक्वल स्टेटस कैसे मिला, है ना। मेरे दादा परदादा या उनके दादा की तरफ से मुझे राय बहादुर
या राज बहादुर का टाइटल मिला और मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, तो इक्वल स्टेटस के खिलाफ है ये। आगे चलिए, सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़िए। नेशनल अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री were discontinued by Morarji Desai government from 1977-1980. तो मेरी पर्सनल ये समझ है कि सबसे घटिया जो गवर्नेंस रही है वो मोरारजी देसाई रही है। ठीक है, आपको सुन के कुछ लोगों को मैंने पहले बताया होगा, सुन के आपको कुछ लोगों को, नए जो लोग हैं, नए बार जो पहली बार सुनेंगे उनको अजीब सा लगेगा। मोरारजी देसाई सरकार जो है वो लगभग 2.5 साल चली और मोटे तौर पर ये जाने जाते हैं विदेशों में बहुत ही अजीब से वजह से। इन्होंने एक बुक लिखी थी, स्वमूत्रपान। स्वमूत्रपान ये इनकी एक बहुत ही फेमस बुक रही वर्ल्ड में। फेमस का मतलब बुरे ढंग से फेमस। और उन्होंने चिकित्सीय उपचार बताए इसके। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को कमज़ोर तो पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी कर ही रही थी, अलग अलग पार्टियां जो रही, बट आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था उसको पूरा एबॉलिश कर दिया इन्होंने, ख़त्म ही कर दिया मतलब, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे अजीब अजीब काम किए इन्होंने। और ये गवर्नमेंट बहुत उम्मीद से आई थी, इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी लगाने के बाद लोगों ने बड़ा उम्मीद किया था। और 2.5 साल भी सही से गवर्नमेंट नहीं चला पाए। 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई थी और आधे समय में ही आपसी कलह की वजह से ख़त्म हो गए। इनकी समझ थी, इस गवर्नमेंट की समझ थी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण इत्यादि जो हमारे नेशनल अवार्ड हैं इनको भी एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि ये भी समाज में इक्वल स्टेटस के खिलाफ हैं। बट आप समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ़ाना बात है, ये बिल्कुल ही बचकानी बात है, क्योंकि भारत रत्न ये जो है ना, ये आपको अचीव करते आप हैं और ये आप इनहेरिट नहीं करते। जैसे आपने अचीव किया है इंजीनियर अपने नाम के आगे लगाना, किसी ने नहीं किया। तो आप अगर इंजीनियर हैं तो आपका बच्चा पैदा होते ही इंजीनियर लगाए नाम के आगे, तो वो हास्यास्पद है, वो मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस बात की। इसी तरह ये नेशनल अवार्ड आपको अवार्ड किए गए हैं आपके किसी फील्ड में एक्सेलेंस की वजह से, ताकि और लोग भी प्रोत्साहित हों, न कि ये ऊपर वाली बातें जो लिखी हुई हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो उस गवर्नमेंट ने इस दौरान इसको बंद कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस एक तरह से रिस्टोर किया और कहा कि दे आर नॉट टाइटल्स, ये टाइटल नहीं है, ये एक तरह से अचीवमेंट है। जैसे कि आप एजुकेशनल कुछ अचीव करते हो या मिलिट्री में आप हैं और अचीव करते हैं मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर इत्यादि टाइटल्स। तो इस तरह इट इज़ नॉट ए टाइटल, इट इज़ ए बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है, नॉट ए इनहेरिटेड टाइटल्स। मेरी बात समझ रहे हैं? बट आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा कि नेशनल अवार्ड, ये सारे अवार्ड बंद कर दिए गए थे मोरारजी गवर्नमेंट में, जो कि लॉजिकल नहीं था, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वापस रिस्टोर कर दिया। पढ़िए लास्ट और खत्म कीजिए इसको, पढ़िए। In 1996, SC ruled that these awards recognize merit and do not amount to titles within the meaning of Article 80. आप लोग भी क्या ऐसा समझते हैं? सही है ये रूलिंग सही है या नहीं? यस सर। Yes. ओके। हर समाज में कुछ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए या एक एग्जाम्पल क्रिएट हो, ताकि पीछे की आने वाली पीढ़ी भी उसके लिए इससे प्रभावित हो, हमें कुछ करना होता है। तो भारत रत्न या इत्यादि ये इसीलिए हैं। और वैसे भी ये गरिमामयी पोस्ट हैं, आम तौर पर उस व्यक्ति को इन जनरल हर जगह लगाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि आप अगर रेलवे का रिजर्वेशन आप करें और उस पर लिख दें भारत रत्न, आप जैसे सचिन तेंदुलकर चाहें, तो जाहिर सी बात है उनको जल्दी रिजर्वेशन मिल जाएगा उनके सम्मान की वजह से। बट ये बहुत ही बचकाना होगा कि एक छोटे से फायदे के लिए आप इस अवार्ड का इस्तेमाल करें। आमतौर पे ये अवार्ड जिन लोगों को मिला है वो बहुत ही सम्मानित और गंभीर लोग हैं, और इस तरह से वो बचकानी हरकत नहीं करेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। और इनहेरिट तो वैसे ही है ही नहीं है, इनहेरिट तो वैसे भी नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो स्टेटस का सवाल यहाँ खड़ा ही नहीं होता। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा वर्ग जो है, राइट टू इक्वलिटी, पूरा समझ में आ गया आप लोगों को, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। जी ओके। यस सर। आप इसको 2 बार 4 बार अपने किताब से पढ़िएगा और आप देखेंगे कि सारे प्रश्न कर पाएंगे।
मैंने एक बुकलेट अपलोड की है उसी सेक्शन में, जो ई बुक्स हैं उस सेक्शन में सबसे ऊपर है वो पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे पॉलिटी के एमसीक्यू हैं और उसमें आंसर भी नीचे दिया हुआ है और फैक्चुअल है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं ये सारे चैप्टर, एक बार उस किताब को भी पढ़ लें, पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले में ही सेक्शन में है, बुक्स में। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो क्लासिफिकेशन है राइट्स का, वो है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 19 में अपने बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, इसके साथ होता है शुरू राइट टू फ्रीडम। तो पढ़ लीजिए, फटाक से पढ़िए। Right to freedom. Article 19 provides 6 rights like 19(1)(a) to 19(1)(g). F was deleted by 44 CAA 1978. हाँ, तो आगे से जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसको आप शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, सारी चीजों को। एससी लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको फुल पढ़ेंगे जब भी आप पढ़ें तो ये तो खाली इंफॉर्मेशन है कि इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से आर्टिकल 1 ए से लेके आर्टिकल 1 जी तक, जिसके अंदर एफ डिलीट किया हुआ है और डिलीट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44, है ना, 44 1978, वही मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा खास तौर पे मैं पूरी हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी हिस्ट्री तो दूसरे मैडम पढ़ाएंगी, बट पोस्ट मॉडर्न में पढ़ाऊंगा। उसमें हम देखेंगे कि मोरारजी गवर्नमेंट के बहुत सारे अजीब अजीब कारनामे रहे हैं जिसके दुष्परिणाम हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ये भी था। सेकंड पॉइंट पढ़िए। They are available to individuals and shareholders in a company, citizens only against state. यस, तो अब आपको देखना है ये केवल स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं ये राइट टू फ्रीडम। जैसे हमने आर्टिकल 17 देखा था, वो स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के भी के अगेंस्ट अवेलेबल था, बट आर्टिकल 19 स्टेट के अगेंस्ट है। आप स्टेट से कहेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ना कि इंडिविजुअल से कह सकते हैं। ठीक है, इसके फर्क को हम फिर से समझेंगे। फिलहाल दे आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड शेयर होल्डर्स इन ए कंपनी, सिटीजन्स ओनली अगेंस्ट स्टेट। ये राज्य के खिलाफ अवेलेबल हैं, और ये किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स को। सिटीजन्स को इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो जो भारतीय कंपनी हो। ठीक है, उन सबको अवेलेबल है। भारतीय कंपनी का मतलब क्या है? जैसे कि एक पब्लिकेशन हाउस है, एक अखबार छपता है, इंडिया टुडे एक मान लो एक मैगजीन छपती है। ठीक है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो शेयर होल्डर इन ए कंपनी इंडियन, यानी कि उसको भी ये राइट टू फ्रीडम अवेलेबल होगा। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में 19 फर्स्ट का ए है, पहला जो राइट है वो है, पढ़िए। Right to freedom of speech and expression. Every citizen can express his belief and opinions by almost any means possible. यस, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि भाषण मतलब बोलना और अभिव्यक्ति दो अलग अलग चीज हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच का मतलब जाहिर सी बात है बोलना, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी तरीका एक्सप्रेशन का हो सकता है ना। कितना अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, एवरी सिटीजन, फिर से मैं कह रहा हूँ ये केवल हमारे नागरिकों को अवेलेबल है, कोई विदेशी ऐसा नहीं कर सकता, उसके राइट नहीं है ये। कैन एक्सप्रेस इस बिलीफ एंड ओपिनियन, अपना विश्वास और मत एक्सप्रेस कर सकता है। ऑलमोस्ट एनी मीन्स पॉसिबल, जिस तरह से भी कर सके, जो भी संभव है एक्सप्रेशन का तरीका, उन सब से कर सकता है। ध्यान रखना है यहाँ पर है प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता भारत में फंडामेंटल राइट्स अलग से नहीं है, बिल ऑफ राइट्स में था, यानी कि यूएसए में प्रेस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। भारत में प्रेस अलग से उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला है। ये आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए के अंतर्गत प्रेस अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है। एक बार पढ़ लो इसको, ये वाला पॉइंट, तब और समझ में आएगा। पढ़िए लास्ट पॉइंट। Broad interpretation
and includes propagate others' view, press, commercial advertisement, telecasting, RTI, silence, peaceful demonstration, freedom against strike, pre-censorship, telephonic tapping, बंद, etc. इन सब से ये जो तरीके हैं स्पीच और एक्सप्रेशन के, वो सारे तरीके हमारे आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए में आते हैं। ए कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें ब्रॉड सेंस में देखें तो दूसरे का व्यू रखना भी आर्टिकल इसी आर्टिकल का एक्सप्रेशन है। दूसरे का व्यू आमतौर पे कौन रखता है? प्रेस रखता है। ठीक है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, मैं किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं जो हमारे व्यापार को आगे बढ़ाता है, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। टेलीकास्ट कर सकता हूं। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इवन की साइलेंस रहकर भी मैं अपने अपने मतों का, अपने व्यू का, अपने ओपिनियन का एक्सप्रेशन करता हूं। क्या आपके समझ में आ रहा है? क्या हम चुप रह के भी एक्सप्रेशन करते हैं? एक्सप्रेशन हो सकता है चुप रह के? यस सर। क्या हम चुप रह के बोलते हैं? चुप रह के बल्कि ज्यादा बोलते हैं, ऐसा होता है क्या? यस सर, कभी कभी है पॉसिबल। हाँ, तो चुप रहना भी हमारा एक्सप्रेशन है। और कई बार अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत ही तगड़ा एक्सप्रेशन है, बोलने से ज़्यादा प्रभावी है। मान लीजिए कि आपके घर में दादी हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं अपनी दादी से, और वो आमतौर पे तो बोलती हैं बट वो 2 दिन से मौन है। उनका ये साइलेंस बहुत ही पावरफुल है। तो शायद उनके बोलने से, वो बोल के को अपने कोई बात मनवा पाए, उससे कहीं ज़्यादा संभव है साइलेंस रह के मनवा पाना। पर जाहिर सी बात है, उनका उनकी स्टेटस भी होना चाहिए, उनका उस घर में सम्मान भी हो, तभी पॉसिबल है। तो हम बहुत तरह से साइलेंस रह के भी एक्सप्रेशन करते हैं, वो बहुत तगड़ा एक्सप्रेशन है। इसी तरह पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा क्या है? आर्टिकल 19 फर्स्ट का एक एक्सप्रेशन। तो संविधान ने इतना डिटेल में नहीं बताया है, संविधान ने बताया खाली ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो इंटरप्रिटेशन है। क्या बात समझ गए आप लोग? आपको मोटे तौर पे ये याद रखना है, प्रेस के जो राइट्स हैं वो भारत में अलग से कोई प्रेस के राइट्स नहीं हैं, वो इस वाले राइट्स के अंतर्गत आते हैं। बढ़े आगे। अब 19 फर्स्ट का बी, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारत में फंडामेंटल राइट्स की डिमांड ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही थी। हालांकि 1935 के एक्ट में इसको शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन का ये कहना था कि भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है और हम राइट्स अभी दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा बिना रिसोर्सेज के राइट्स देना। ऐसा कह के ब्रिटिशर्स ने इसको टाल दिया था। बट पंडित मोतीलाल नेहरू का रिकमेंडेशन हो या बाकी रिकमेंडेशन हो, हमारे दिमाग में हमेशा से था कि हम भारत के लोगों को बिल्कुल रिटर्न में गारंटी के साथ कुछ राइट्स देंगे। उन राइट्स की तो बात जरूर की गई थी जिस राइट्स को दबाया जा रहा था ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में राइट टू स्पीच कुचला गया था। तो जब हम आज़ाद हों तो हम अपने अपने नागरिकों को ये राइट्स दें, तभी तो आज़ादी का मतलब है। इसी तरह राइट टू असेंबल एंड पीसफुली असेंबल और विदाउट आर्म्स असेंबल को रोका गया था। इसका बड़ा एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग। आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा आपको कि जलियांवाला बाग जो पंजाब में है, वहाँ पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था और वहाँ पे एक जनरल डायर साहब थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने ओपन फायर कर दिया था जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। तो हमारे दिमाग में था कि भारत जब भी आज़ाद होगा हम अपने नागरिकों को कुछ मूलभूत राइट्स देंगे। उसमें से एक राइट क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक अगर कोई मीटिंग हो रही है, असेंबली हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, तो वो अलाउ होगा। राइट? क्लियर है? बोलो भाई, थक गए क्या आप लोग? क्लियर है सर? यस सर। हाँ, तो ये राइट दिया गया, बट इसमें कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? सेकंड पॉइंट से पढ़ना शुरू करो, पढ़िए।
Under Section 144 of Criminal Procedure Code, a magistrate can restrain an assembly if any unlawful activity is suspected. यस, तो इसीलिए तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात में 12 बजे तक पढ़ रहे हैं कि आपके पास ये पावर आ जाए जो यहाँ लिखी हुई है कि आप सेक्शन 144 या सेक्शन आईपीसी का 141 लागू कर सकें और राइट को कर्टेल कर सकें, है ना। तो आपको आपने सुना भी होगा कि धारा 144 लागू हो गई है या इस तरह की बात सुनी होगी। उसका मतलब क्या है? वैसे तो ये राइट है, बट एबनॉर्मल कंडीशन में, सेकंड पॉइंट पढ़िए, पूरा पढ़िए इसको। Under Section 141 of Indian Penal Code, as assembly of 5 or more persons becomes unlawful if the object is A. to resist the execution of any law or legal process, B. to forcibly occupy the property of some person, C. to commit any mischief or criminal trespass, D. to force some person to do an illegal act, and E. to threaten the government or its officials on exercising lawful powers. तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नॉर्मल कंडीशन में हम पीसफुल असेंबली करें, सम्मेलन करें, जाहिर सी बात है विदाउट आर्म्स, ठीक है। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, कौन सी सिचुएशन? ए से लेकर ई तक, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो इन धाराओं का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इन सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए वो कह सकता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और 5 से ज़्यादा इकट्ठे लोग, 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हैं तो अनलॉफुल होगा। पर ये कब कहा कह सकता है कोई ये धारा लागू की जा सकती है? जब इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, जैसे टू रेसिस्ट एनी लॉफुल प्रोसेस। तो एक बाबा था, अभी कुछ समय 2 साल पहले अरेस्ट हुआ, गुरु राम रहीम। तो गुरु राम रहीम पर कुछ आरोप थे, गंभीर आरोप थे, उनको अरेस्ट करने जा रहे थे, तो हजारों लोग सड़क पर आ गए और उनके अरेस्ट ना हो वो, उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए। तो हरियाणा और पंजाब जहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी उनके चेले चपाटों की, वहाँ पर सेक्शन 144 लागू किया गया, ठीक है, कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठा होना उनका अनलॉफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ग्राउंड काम कर रहा था, इस ग्राउंड पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। क्या? कोई लीगल प्रोसेस में बाधा डालने की कोशिश। पॉइंट क्लियर? यस सर। सभी लोग ठीक है। तो हम ये राइट हमारे राइट हैं, बट ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है ना। अब तक हमने केवल आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट पढ़ा है, 17 ये राइट हैं, बट कोई खास सिचुएशन है तो जैसे कि हम अपने घर में, हमारा तरीका क्या है कि भाई हम दरवाजे से आराम से आते हैं, बट घर में आग लग गई हो तो तरीका तो दूसरा होगा ना भाई। उस समय तो तरीका ये होगा कि जान बचानी है, और जान बचाने के लिए अगर मुझे खिड़की से कूदना पड़े या मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़े तो अपनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए ये बात है, बट अगर कंडीशन एबनॉर्मल है तो हम एबनॉर्मल तरीके से निपटेंगे। उसमें पहला ये है। दूसरा है कि कुछ लोग मिलके किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं, उसके लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है मोहल्ले में, शहर में, है ना, तो भी हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सेक्शन 144, ठीक है। इसी तरह कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की संभावना है भीड़ इकट्ठी करके, या किसी इलीगल किसी पर्सन को फोर्सफुली परेशान करना है, मारना पीटना है, या गवर्नमेंट को थ्रेट करना है, या गवर्नमेंट ऑफिसर को अनलॉफुल ढंग से थ्रेट करना है, उसके काम में बाधा डालना है, इन सब परिस्थितियों में आर्टिकल जो 19 फर्स्ट का बी है वो रोक दिया जाएगा और सेक्शन 144 लागू होगा। क्लियर है? अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये आप जैसे मजिस्ट्रेट हैं और आपके पास ये पावर है, आपने 144 लागू किया, और अगर किसी को लगता है कि आपने ठीक ढंग से नहीं किया है, उसके पास खुली छूट है कि वो कोर्ट में जाए और दुहाई दे अपने इस आर्टिकल की, और अगर कोर्ट पाता है कि आपने गलत ढंग से आर्टिकल 144 लागू किया है तो उसको वो रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है वाला पॉइंट सबको? बढ़े आगे।
यस सर। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन का फोटो ले सकते हैं, ताकि अगर आपको आगे रिवाइज करना हो तो आगे का हम आगे पढ़ेंगे। शायद 11:15 हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोग एक बार पढ़ के रखें, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा तेजी से खींचेंगे। आप लोग पढ़ के रखिएगा, क्योंकि अब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाला पॉइंट रह नहीं गया। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जिन लोगों को कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग लॉग आउट हो सकते हैं। जी पूछिए। सर जैसे कहीं पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, हम्म असेंबल हुए हैं लोग, और वही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मॉब लिंचिंग टाइप्स कुछ क्राइम कर देता है, हाँ तो ऐसे केस में तो हम उसको असेंबली को रद्द भी नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि पहले से लगाना होता है सेक्शंस, तो सीआरपी को हाँ हाँ। क्या करेंगे मतलब? नहीं, मॉब लिंचिंग तो एक इलीगल लॉ है, इलीगल वर्क है ही। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो मतलब जैसे कहीं पे पहले से असेंबल है लोग, डेमोन्स्ट्रेट है। कर रहे हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अच्छा विदाउट अच्छा, आर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट